नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी हिमाचल में नकली क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुई महाठगी की। सियासी ढाबे में बताएंगे क्यों पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में बढ़ गई है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किल। तो सोशल अड्डा में करेंगे बांके बिहारी मंदिर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल रोकने के लिए हो रही नई पहल पर मंथन, और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे कैसे होता है स्केट्स के साथ भंगड़ा। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। डोसा बनाते राहुल गांधी का ये वीडियो चर्चा में है। उनका ये वीडियो तेलंगाना के चोपाडांडी इलाके का है, जहां वो चुनाव प्रचार के दौरान कुछ कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। यहां वो एक दुकानदार से डोसा बनाना सीख रहे हैं। दुकानदार के कहने पर वो कटोरे में डोसा बनाने का सामान लेकर तावे पर रखते हैं और उसे गोल गोल करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए वहां पहुंचे हैं। आमतौर पर सड़कों पर चलने वाली जेसीबी मशीन राजस्थान के जोधपुर में रेल की पटरियों पर चलती दिखी। इसे देखकर लोग हैरान रह गए। हैरानी की वजह ये भी थी कि इन पटरियों पर जेसीबी मशीन बिल्कुल ट्रेन की तरह ही संतुलित होकर चल रही थी। बाद में रेलवे अधिकारियों से पता चला कि जोधपुर के लूणी जंक्शन पर लाइन बदलने का काम चल रहा है, जिसमें जेसीबी की मदद ली जा रही थी। कानपुर में एआईटीएच यानी अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के छात्रों ने एक डिजिटल गमला बनाया है, जिसमें पौधे अपना ख्याल खुद रख सकेंगे। दावा है कि पानी की कमी होने पर इसमें लगा मोटर अपने आप ऑन हो जाएगा। इसके अलावा तापमान और नमी मापने के लिए इसमें एक डिजिटल मीटर स्क्रीन भी है। साथ ही इसमें सेंसर भी लगा है, जो आपको पौधे से जुड़ी तमाम जानकारी आपके मोबाइल पर भेजेगा। एआईटीएच की केमिकल इंजीनियरिंग की छात्रा हिमांशु कुशवाहा, निहारिका गौड़ और उनके कई साथियों ने मिलकर ये डिजिटल पॉट तैयार किया है। राजस्थान के कोटा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक महिला ब्लैक कोबरा को गले में डालकर चलती है और सांप भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। महिला का मानना है कि इस ब्लैक कोबरे के रूप में उसका मरा हुआ बेटा लौटा है। ग्रामीणों के मुताबिक हैरानी की बात यह है कि वो सांप को बेटा कहकर जो निर्देश देती है, सांप उसे मान लेता है। महिला के हाथ से दूध पीकर झाड़ियों में चला जाता है। नवरात्र में गुजरात के सूरत में गरबा की अलग ही रौनक है। यहाँ के सबसे पुराने स्टेडियम में 2.5 किलो पगड़ी पहने भाई और मोरनी बनी बहन की जोड़ी ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर हिमाचल प्रदेश में हुई एक महाठगी से जुड़ी है। नकली क्रिप्टो करेंसी की एक फर्जी योजना में 1 लाख से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की गई। करीब 5 साल तक ये फर्जीवाड़ा होता रहा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। और भनक होती भी कैसे? हिमाचल के 1000 से ज्यादा पुलिस वाले खुद अथाह कमाई के इस झांसे में फंस गए। अब जब खुलासा हुआ तो पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसा धोखा आपके या आपके किसी करीबी के साथ ना हो, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। चोरी हो, लूट या फिर फ्रॉड, आम आदमी जब ऐसे अपराध का शिकार होता है तो पुलिस का रुख करता है। शिकायत दर्ज होती है, जांच होती है, सजा होती है। लेकिन अगर पुलिस वाले ही ठगी के शिकार हो जाएं तो फ्रॉड करने वालों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी पुलिस की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में नकली क्रिप्टो करेंसी के फरेब में पुलिस वालों को ही करोड़ों रुपये का चूना लग गया, और वो भी 1 या 2 नहीं, बल्कि 1000 से ज्यादा पुलिस वालों के साथ धोखाधड़ी हुई। ऐसे फर्जीवाड़े में आपकी मेहनत की कमाई हवा न हो जाए, इसलिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस फर्जीवाड़े को अंजाम कैसे दिया गया। हिमाचल पुलिस के मुताबिक निवेशकों को लुभाने के लिए घोटालेबाजों ने 2 नकली क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की। एक थी कोर्बियो कॉइन या KRO और दूसरी DGT कॉइन। ठगों ने निवेशकों को कम समय में उच्च रिटर्न का वादा कर फंसाया। उन्होंने निवेशकों का एक नेटवर्क भी बनाया जो अपने अपने लेवल पर निवेशकों की श्रृंखला बढ़ाते गए। जल्दी अच्छा रिटर्न पाने के चक्कर में शिक्षक और अन्य दूसरे लोग भी इस योजना में शामिल हुए। पुलिस के मुताबिक जालसाजों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपने झांसे में लिया। यहाँ तक कि योजना में मंडी जिले के 1000 से ज्यादा पुलिस वाले भी शामिल हो गए। रिपोर्ट की माने तो कुछ पुलिस वालों को फायदा भी हुआ और वो नौकरी छोड़कर फरेब वाली इस योजना के प्रमोटर बन गए। लेकिन ज्यादातर पुलिस वालों को करोड़ों रुपए का चूना लगा। जांच में सामने आया है कि इसमें ज्यादातर जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस के कर्मचारी है। उसके अलावा बाकी चाहे शिक्षकगण हो या फिर दूसरे सरकारी कर्मचारी है वो इस फ्रॉड के जालसाज में फंसे हुए हैं। उसके साथ साथ जो जांच में ये भी सामने आया है कि बहुत से पुलिस कर्मचारियों ने इसमें अपना पूरा पैसा लगा दिया और उसके बाद VRS तक अप्लाई कर दी। नकली क्रिप्टो करेंसी के इस फर्जीवाड़े में ठगों ने बड़े ही शातिराना तरीके से लोगों को फंसा दिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले की शुरुआत 2018 में हुई। हिमाचल के मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा इलाके में ठगों ने लोगों को टारगेट किया। जो योजना में शामिल हुए उन्होंने पैसे की लालच में दूसरे लोगों को जोड़ा और अच्छे रिटर्न्स का भरोसा देकर 3-4 तरह की नकली क्रिप्टो करेंसी में निवेश करवाया गया। क्रिप्टो करेंसी को लिस्टेड दिखाने के लिए नकली वेबसाइट्स बनाई गईं। क्रिप्टो की कीमतों में हेरफेर कर आरोपी निवेशकों से पैसा निकालते रहे। इसके बाद उन्होंने DGT कॉइन नाम से एक नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की। जब बड़ी तादाद में लोगों ने इसे ऊंची कीमत पर खरीदा तो जानबूझकर इसकी कीमत कम कर दी गई और इस तरह निवेश करने वालों को करोड़ों का नुकसान हुआ। मैंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है 38,000। कोई बंदा आया था गांव का ही, उसने बोला पे पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाओ आपका डबल हो जाएगा। आज तक कोई पैसे नहीं मिले। आज और कल करते जा रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं। पर चलो जो भी लोगों ने पैसा लगाया वो लोगों को मिलना चाहिए और जो भी इसमें ये कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा भी कुछ अमाउंट है जो ट्रैप हुआ है, तो मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि सभी लोगों का जो है कम से कम जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया वो वापस मिल जाए। मेरा भी लैक्स में समझ लो कुछ है, 3-4 लाख रुपया फंसा हुआ। हैरत की बात है कि इस फर्जीवाड़े का अंदाजा 5 सालों तक किसी को हुआ ही नहीं। क्रिप्टो करेंसी का कंट्रोल किसी संस्था से नहीं होता, लेकिन लोग सिर्फ भरोसे पर अपनी मेहनत की कमाई लुटाते चले गए। पर जब खुलासा हुआ तो पुलिस विभाग में मानो हड़कंप मच गया। जांच के लिए तुरंत SIT गठित की गई। अभी तक 2 लोग इसमें अरेस्ट हुए थे जो कि पहले पुलिस रिमांड में थे और उसके बाद अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं। जिन्होंने पैसे कमाए उन्होंने अपने कुछ एसेट्स बनाए हैं उसके। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन में ये होगा कि उन एसेट्स को हम सामने लाएं। अगर वो कैश भी है तो उस एसेट का भी ट्रेस करें। तो उस एसेट को आइडेंटिफाई करना है हमको और उसको सीज फ्रीज करना है और उसका बाद में अटैचमेंट होके उसके बाद में फिर उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है और उससे डिपॉजिट का पैसा रिकवर भी हो सकता है। ये फर्जीवाड़ा इतना बड़ा है कि लोगों के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई है। आम आदमी के अलावा पुलिस वालों के करोड़ों रुपए हवा हो गए हैं। इसलिए पुलिस तेजी से कार्रवाई में जुटी है। पुलिस ने जिस तरह से जांच को आगे बढ़ाया है उसमें अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी सुभाष फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया जा रहा है कि सुभाष जो मुख्य आरोपी है यानी कि इस पूरे रैकेट का सरगना है वो विदेश भाग गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों से पूछताछ जारी है। हालांकि मुख्य आरोपी सुभाष दुबई में बताया जा रहा है, जिसे वापस लाने के लिए पुलिस कदम भी उठा रही है। लेकिन अहम बात यह है कि इस फर्जीवाड़े को देखने के बाद आप सतर्क हो जाएं। अगर कोई निवेश कराकर भारी रिटर्न्स का भरोसा देता है तो सावधान हो जाइए और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाइए। ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देश के पहले रैपिड ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। देश को मिला पहला रैपिड ट्रेन। पीएम मोदी ने यूपी के साहिबाबाद में इसे हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में ये ट्रेन साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक चलाई जाएगी। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने बच्चों के साथ इस ट्रेन में सफर किया और क्रू मेंबर्स से भी बातचीत की। फिलहाल रैपिड रेल के पहले चरण में 5 स्टेशन हैं। इनमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दोहाई और दोहाई डिपो स्टेशन शामिल हैं। इसका किराया भी बेहद कम रखा गया है। दिल्ली सरकार ने ऐप बेस्ड प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया है। इस योजना के तहत अब दिल्ली की सड़कों पर प्रीमियम बसें चलेंगी, जिनमें सामान्य बसों की तुलना में बैठने की बेहतर सुविधा होगी। एसी कैमरा और वाईफाई की भी सुविधाएं होंगी। वहीं टिकट डिजिटल होगा। इन बसों में खड़े होकर ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। खास बात यह है कि इन बसों का रूट तय नहीं होगा, बल्कि रूट ऑपरेटर खुद तय करेगा। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने किसानों से वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो तेलंगाना में बंद पड़े सभी चीनी मिलों को फिर से शुरू करेगी। वहीं उन्होंने हल्दी की फसल के लिए 12,000 से 15,000 प्रति क्विंटल एमएसपी का वादा भी किया। एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने सम्मानित किया। हरियाणा के 44 खिलाड़ियों में से 22 खिलाड़ी मंच पर पहुंचे थे। इनमें से गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए दिए गए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इन खिलाड़ियों को आने वाले टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं भी दी। सर्दियों में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खतरे को लेकर यहां रन फॉर पॉल्यूशन वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बैनर पोस्टर के साथ लोगों ने दिल्ली सचिवालय से राजघाट तक मार्च किया। इसे दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीवर की सफाई के दौरान होने वाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि सीवर सफाई के दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है तो सरकार को उसके परिजनों को 30 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। वहीं सीवर सफाई के दौरान स्थायी दिव्यांगता का शिकार होने पर 20 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर सरकार को देना होगा। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किल बढ़ गई है। इस मामले में जांच संसद की एथिक्स कमेटी कर रही है। अभी जांच होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने महुआ को कई तरह के गिफ्ट दिए और उनकी दी गई जानकारी के आधार पर महुआ ने संसद में अडानी ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछे। महुआ ने इस हलफनामे पर सवाल उठाया है, लेकिन बीजेपी ने टीएमसी सांसद पर चौतरफा हमला बोल दिया है। गरीब के वोट से सांसद बनकर पार्लियामेंट में अमीर के एजेंट के रूप में काम करने के लिए वो आई। Thankful that she is elected from Bengal. तो अदानी ग्रुप को टारगेट किया गया क्योंकि अदानी ग्रुप गुजरात से है। मोदी जी भी गुजराती है। ये राय की पार बनाए जा रहे हैं। कोई एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ अगर कोई मुद्दा उठाया जाए, कोई सवाल उठाए जाए, तो सरकार के अंदर खलबली मच जाते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद महुआ मोइत्रा भले ही सवालों से बचकर निकल गईं, लेकिन पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के जिस आरोप से टीएमसी सांसद घिरी हैं, उसमें उनकी उलझनें बढ़ती जा रही हैं। आरोप है कि महुआ ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे और गिफ्ट लिए और दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल किए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर यह मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास है, लेकिन पहले से ही इस मुद्दे पर सियासी पारा हाई है। ये आरोप कितना सच है कितना झूठ है वो तो इंक्वायरी से पता चलेगा, लेकिन ये सामने आ रहा है कि एक बिजनेस ग्रुप को, अदानी ग्रुप को टारगेट किया गया क्योंकि अदानी ग्रुप गुजरात से है। मोदी जी भी गुजराती है, इसलिए टारगेट किया गया। 60 में से 51 क्वेश्चन यानी लगभग 90% क्वेश्चन अदानी ग्रुप के ऊपर पूछा गया महुआ मोइत्रा द्वारा, और उसका लॉगिन आईडी निन्हाली को दिया गया था। उन्होंने ही खुद से घुसकर वो क्वेश्चन किया। पूरी चीज सामने आ चुकी है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कोई भी नुमाइंदे हो, सदन के अंदर सबको बोलने का अधिकार है, और गला घोटने की कोशिश सदन के अंदर, सदन की बाहर,
ये सत्तारूढ़ पार्टी करते जा रहे हैं कि राय की पार बनाए जा रहे हैं। कोई एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ अगर कोई मुद्दा उठाया जाए, कोई सवाल उठाया जाए, तो सरकार के अंदर खलबली मच जाते हैं। क्यों ऐसा होते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा होना जरूरी है, इसके ऊपर भी छानबीन होना जरूरी है। इस मामले में महुआ मोइत्रा की परेशानी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि दर्शन हीरानंदानी ने खुद पैसे लेकर सवाल पूछने की बात स्वीकार की है। अपने एफिडेविट में उन्होंने महुआ से संपर्क की बात कबूली है और माना है कि महुआ ने उन्हें संसद की ईमेल आईडी और पासवर्ड शेयर किए ताकि उनकी दी हुई जानकारी के आधार पर महुआ सवालों को संसद में उठा सकें। हीरानंदानी ने कहा कि सवालों के बदले महुआ ने उनसे कई तरह के गिफ्ट लिए। ये सब अडानी ग्रुप पर हमले के लिए किया गया ताकि दूसरे कारोबारियों को फायदा मिले। इसके अलावा मकसद पीएम मोदी पर निशाना साधना था। हीरानंदानी का हलफनामा सामने आने के बाद दिल्ली से बंगाल तक बवाल मचा है। बीजेपी ने महुआ पर चौतरफा हमला बोल दिया है। serious allegation. Why चुनसी की हाथ बोले same pool that she is elected from Bengal. We all are Bengali. We all are Bengali people. and seriously condemn. महुआ से जुड़ा ये मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास भी है और सीबीआई के पास भी। जब हीरानंदानी का बयान आया तो महुआ ने प्रेस रिलीज के जरिए सोशल मीडिया पर पूछा कि न तो संसदीय समिति ने और न ही सीबीआई ने हीरानंदानी को तलब किया तो ये जवाब किसे दिया गया। ये भी पूछा कि अगर ये सच है तो हीरानंदानी ने उनकी सभी बातों को मान क्यों लिया। साथ ही आरोप लगाया कि पीएमओ ने माथे पर पिस्तौल रखकर यानी दबाव में हलफनामे पर हीरानंदानी का दस्तखत लिया है। निश्चित रूप से पहले निशिकांत जी का जो साक्ष्य है उसका एग्जामिन होगा। अभी एक पक्ष और आ गया हीराचंदानी का, उसका भी एग्जामिन होगा। उसके बाद कमेटी निर्णय लेगी कि जो महुआ मोइत्रा है उसका भी पक्ष जानने का प्रयास करेगी। उनके ऊपर जो गंभीर चार्जेस हैं उसके बचाव में वो क्या कहना चाहती हैं, उनके पास क्या पेपर है, इन सब को लेके एग्जामिन करने के बाद ही कमेटी किसी निर्णय पे पहुंचेगी। महुआ पर लगे आरोपों में कितना दम है इसकी जांच एथिक्स कमेटी करेगी। अगर हीरानंदानी के दावे सही हैं और उसके पास सबूत है तो महुआ के लिए मुश्किल पड़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि महुआ के मामले में टीएमसी के बड़े नेता खुलकर बयान नहीं दे रहे। असत्य এইটুকুই বলতে পারি, असत्य এটা বিজেপি বদনাম করার জন্য করছে। लेकिन कांग्रेस और दूसरी सहयोगी पार्टियां महुआ के साथ खड़ी हैं। संसदीय प्रणाली में घूसखोरी की कोई स्थान नहीं है, तो उसकी जो कानूनी प्रक्रिया होगा, पार्लियामेंट ने पिछले दिनों में भी उसके ऊपर बहुत उदाहरण रखा है। वो सारा विषय पहले एथिक्स कमेटी के सामने पूरा स्पष्ट हो। एथिक्स कमेटी एक योग्य कमेटी है, लोकसभा के अध्यक्ष जी ने उसको काम दिया है, वो करे पहले काम। आप ये अडानी के खिलाफ महुआ मोइत्रा के थ्रू बुलवा रहा था। जब इसको चारों तरफ से घेर लिया, ब्लैकमेल किया जा रहा, डरवाया धमकाया जा रहा, तो अपने स्टैंड को वापस ले लिया है। संसद की एथिक्स कमेटी इस मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। महुआ की संसद सदस्यता इस बात पर निर्भर करती है कि सबूत देखने के बाद कमेटी क्या सिफारिश करती है, लेकिन आसार है कि उससे पहले ये केस कई और मोड़ ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। सेंसेक्स 232 अंक फिसलकर 65,398 पर बंद हुआ। ये गिरावट निफ्टी में भी रही। निफ्टी 82 अंक गिरकर 19,543 पर बंद हुआ। इस दौरान लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में नरमी देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में तेजी देखी गई। सोना 750 रुपए महंगा हो गया और अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 61,650 रुपए हो गई। वहीं चांदी के दाम में भी उछाल देखने को मिला। चांदी 500 रुपए महंगी होकर 74,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।
2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख बीत चुकी है, लेकिन केवल 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट बैंकों में नहीं जमा किए गए हैं। हालांकि इस पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 के नोट जमा किए जा रहे हैं और उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही बचे हुए नोटों को भी जमा करा दिया जाएगा। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। स्केटिंग हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन अगर स्केट के साथ मस्ती करनी हो तो उसके लिए कड़ा अभ्यास, जिद और जुनून भी चाहिए। चंडीगढ़ की 15 साल की जानवी ने यह सब किया है, क्योंकि पहली बार जब उसने स्केट पर पांव रखे तो उसे इससे इस कदर लगाव हो गया कि वो न सिर्फ इसके साथ एडवेंचर करने लगी बल्कि डांस भी करती हैं और अपनी इस खास कला के लिए वो सम्मानित भी हो चुकी हैं। म्यूजिक पर पांव को थिरकते आपने देखा होगा, पर शायद ये न देखा हो स्केट पर ऐसी मस्ती, ऐसा अंदाज कि मानो पांव पहियों पर नहीं जमीन पर टिके। आसान नहीं है, लेकिन 15 साल की जानवी जिस तरह से इसे निभाती हैं, देखकर शायद आपको भी ये भ्रम हो कि आप भी इसे इतनी ही आसानी से कर सकते हैं। जानवी न सिर्फ स्केट्स के साथ आसानी से चलती फिरती हैं, घूमती हैं, बल्कि स्टंट भी करती हैं और भांगड़ा की धुन पर झूम भी लेती हैं। डांस का शुरू से काफी शौक था और उसी डांस का शौक होने के कारण भंगड़ा हमारा कल्चर आन बान शान, तो मैंने सोचा क्यों ना उन दोनों को मर्ज किया जाए। एंड उसी को करते करते मेरे एक सर भी थे, सुमित सर, तो उन्होंने काफी हेल्प करी। वो पंजाबी इंडस्ट्री में काफी बड़े कोरियोग्राफर हैं, तो उन्होंने जैसे छोटी छोटी मूव्स होती है भंगड़े की, कहीं गलत कर दी, कहीं कुछ हो गया, तो वो समझाते थे कि कैसे लाना है। एंड बीइंग भंगड़ा ऑन स्केट्स, भंगड़ा स्केट्स में करना इज थोड़ा टफ, तो वो हमें एक स्ट्रगल करना पड़ा। पर मैं कहूँगी इसी से हमारी ये मुश्किल जर्नी शुरू हुई है। जानवी बताती हैं कि जब वो 9 साल की थीं तो शौकिया तौर पर रोलर स्केटिंग के लिए उन्होंने जिद की थी। पिता ने जिद पूरी की और इस जिद को जुनून की हद तक ले जाने में उनकी पूरी मदद की। रोलर स्केटिंग करते हुए वो कई बार गिरी और चोट भी लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इसी का नतीजा है कि वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्केटिंग करते समय नीचे की ओर फिसलने की अद्भुत उपलब्धि और स्केट्स पर भांगड़ा करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। भांगड़ा अचानक से ही आया है। डांस का इसको बहुत शौक था, ठीक है। डांस ही हमेशा जब भी स्केट्स पे होती थी डांस करती रहती थी, ठीक है। भंगड़ा भी करती रहती थी, तो ऐसे इसके वीडियोस वगैरह डाले हमने भंगड़ा ऑन स्केट्स के, ठीक है। और वीडियोस वगैरह डाल के देन हमने उसको इम्प्रूव करने के लिए कि भंगड़ा ऑन स्केट्स को और इम्प्रूव करें, वीडियोस ढूंढते हैं और कि ठीक है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जब ढूंढने लगे पता लगा कि कोई और है ही नहीं, देन वी रियलाइज कि शी इज द ओनली वन जिसने भंगड़ा ऑन स्केट्स इंट्रोड्यूस किया। रोलर स्केटिंग में माहिर जानवी कई राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। रोलर फ्री स्टाइल में उन्होंने पहली ही कोशिश में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता और 2 बार चैंपियन रही। फ्री स्टाइल स्लैम में राष्ट्रीय स्तर पर 2 कांस्य और 1 रजत पदक जीत चुकी हैं। जानवी चाहती हैं कि वो रोलर स्केटिंग में देश का नाम और ऊंचा करें और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाएं। ललित शर्मा, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स लॉन्च करने जा रही है 2 नए सब्सक्रिप्शन प्लान। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं डिजिटल गली। मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के फीचर में पोल की सुविधा ऐड करने जा रही है। इस नए फीचर के जरिए यूजर्स अपने कमेंट सेक्शन में किसी भी टॉपिक पर पोल करके लोगों की राय जान सकेंगे। इंस्टाग्राम में पोल की फैसिलिटी नॉर्मल पोस्ट के साथ साथ इंस्टा रील्स में भी अवेलेबल होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स 2 नई सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करने जा रही है। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने बताया कि फिलहाल कंपनी 900 रुपए का प्लान ऑफर करती है, लेकिन कुछ लोग इस प्लान को महंगे होने की वजह से नहीं खरीद रहे हैं। ऐसे में कंपनी 2 नए मोबाइल सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करेगी, जिसमें एक प्लान की कीमत कम होगी लेकिन यूजर्स को उसमें ऐड भी दिखेगा। हालांकि दूसरे प्रीमियम प्लान में यूजर्स को ऐड नहीं दिखाई देगा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में अब वॉइस मैसेज को लेकर कंपनी ने नए फीचर जोड़े हैं। इस नए फीचर में यूजर्स अगर किसी को वॉइस मैसेज करते हैं तो ये खुद ब खुद अपने आप गायब हो जाएगा, यानी कि वॉइस मैसेज को एक बार सुनने के बाद ये मैसेज खुद स्क्रीन से हट जाएगा। हालांकि ये फीचर शुरुआत में बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है। न्यूज वर्क पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी एक जरूरी खबर। दिल्ली में सर्दी के दौरान प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें दिल्ली सरकार ने पूरे एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाने समेत कई सुझाव दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से बुलाई गई इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्री शामिल हुए। इस मीटिंग में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से गुहार लगाई कि पूरे दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। इसके साथ ही पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में चलने वाली डीजल बसों पर भी रोक लगाई जाए। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण रोकने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन जब तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले सोर्स पर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये कदम नाकाफी साबित होंगे। सीएससी यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले 31% सोर्स राजधानी में है, जबकि 69% एनसीआर वाले राज्यों में है। संयुक्त बैठक में दिल्ली सरकार ने कहा है कि पूरे एनसीआर में आतिशबाजी और पराली जलाने पर कंप्लीट बैन लगाया जाए। इसके अलावा पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का ही परमिट दिया जाए। गोपाल राय ने बताया कि एनसीआर वाले राज्यों में ऐसी कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो अब भी प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का इस्तेमाल करती हैं। उन्हें जल्दी से पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस पर शिफ्ट होने की जरूरत है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एक कदम ये भी सुझाया है कि एनसीआर की सभी हाउसिंग सोसाइटी में बिजली की सप्लाई हो, ताकि वे डीजल से चलने वाले जनरेटर का इस्तेमाल कम से कम करें। भारत के सख्त रुख के बाद कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाया है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजरायल के बाद अब इजिप्ट के दौरे पर हैं। वहां ब्रिटिश पीएम इजरायल हमास जंग पर चर्चा करेंगे। इससे पहले सऊदी अरब में ऋषि सुनक इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात कर चुके हैं। इजरायल के दौरे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश के नाम संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया को एकजुट रखने के लिए अमेरिका का नेतृत्व जरूरी है। साथ ही अमेरिका ने दुनिया भर में यात्रा कर रहे अपने नागरिकों के लिए सतर्कता बरतने की एडवाइजरी भी जारी की और ईरान पर हमास समेत दूसरे आतंकी संगठनों के समर्थन का आरोप लगाया। गाजा में राहत सामग्री पर इजरायल की रोक के बाद अब यूएन का बयान सामने आया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में लोगों को तत्काल जरूरी चीजें मुहैया कराए जाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने गाजा में खाना, पानी, दवाई और ईंधन की सप्लाई तुरंत बहाल करने की अपील की। इजरायल ने तुर्की में तैनात अपने राजदूत समेत सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इजरायल ने अपने नागरिकों को सुरक्षा कारणों से तुर्की की यात्रा नहीं करने की चेतावनी पहले ही दे दी थी। गाजा में अस्पताल पर हुए धमाके के बाद तुर्की में 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। भारत के सख्त रुख के बाद कनाडा ने भारत से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों भारत ने कनाडा से दिल्ली में मौजूद कनाडाई राजनयिकों की संख्या को कम करने को कहा था, जिसके बाद कनाडा ने अपने राजनयिकों को वापस अपने देश लौटने का आदेश दिया। अपने अगले मुकाबले के लिए धर्मशाला पहुंच चुकी है टीम इंडिया। खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। टीम इंडिया अपने अगले मुकाबले के लिए धर्मशाला पहुंच चुकी है। कांगड़ा एयरपोर्ट के बाहर टीम इंडिया का ढोल नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से लोगों ने स्वागत किया। धर्मशाला में भारतीय टीम रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का अपना 5वां मुकाबला खेलेगी। इससे पहले टीम इंडिया ने अपने सभी 4 मुकाबलों में जीत दर्ज कर पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है, जबकि न्यूजीलैंड पहले पायदान पर है। चोटिल हार्दिक पांड्या धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले से बाहर हो गए हैं। पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हार्दिक बॉलिंग करते वक्त चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें रिकवरी के लिए बेंगलुरु नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भेजा गया है। बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया का वीडियो शेयर किया है, जिसमें शुभमन गिल, रोहित शर्मा और मोहम्मद सिराज का इंटरव्यू लेते नजर आ रहे हैं। रोहित भाई, कैसा लगा आपको जब आउट हुए आप?
थोड़ा गुस्सा लगा? ऊपर क्यों नहीं मारा आपने वो शॉट? गुस्सा क्यों होना चाहिए? आपने बोला ना उधर यार। वो मैंने गलत कर दिया, मेरे को ऊपर ही मारना चाहिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अपना 45वां बर्थडे मना रहे हैं। बीसीसीआई ने भी सहवाग को जन्मदिन की बधाई दी। सहवाग के ओपनर पार्टनर सचिन तेंदुलकर ने भी एक्स पर मजाकिया भरे अंदाज में बर्थडे विश किया। बता दें कि वीरेंद्र सहवाग ने भारत के लिए 373 इंटरनेशनल मैच में 17,253 रन बनाए हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।